हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम इनकम टैक्स का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। पहला हम करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इनकम टैक्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है इनकम पर, कमोडिटी पर, किसी सर्विसेज पर या कोई एक्टिविटीज़ पर या किसी ट्रांसैक्शन पर। टैक्सेस जो हैं एक तरह से बेसिक सोर्स होते हैं रेवेन्यू का, जो कि गवर्नमेंट को मिलता है, विच आर यूटिलाइज, जो कि गवर्नमेंट जो है यूटिलाइज करती है पीपल की वेलफेयर करने के लिए थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोविजंस और प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट मेनली जो है टैक्सेस इसलिए चार्ज करती है कि जो रिच और पुअर का जो गैप होता है उसको वो मिनिमाइज कर सके। So tax is the compulsory financial charge levied by the government on income, commodity, services, activities or transaction. Taxes are the basic source of revenue for the government, which are utilized for the welfare of the people of the country through government policies, provisions and practices. Then second point आता है कि जो टैक्स है गवर्नमेंट जो लेती है वो टैक्स जो है चार्ज किया जाता है टैक्स पेयर पर। टैक्स पेयर वो पर्सन होता है जो अब इस टैक्स को पे करेगा। दो तरह से टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि डायरेक्टली उसी पर्सन पर चार्ज किया जा रहा है जो पर्सन उस टैक्स को पे करने के लिए लायबल है। इसका एग्जाम्पल होता है इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। अब अगर आपकी इनकम जो एनुअल इनकम है वो अगर 2,50,000 रुपीज़ है तो उस पर तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट प्रोविजंस। टैक्स के जो कुछ प्रोविजंस निकाले गए हैं। बट अगर आपकी इनकम 3 लाख है और उसके ऊपर एनुअल इनकम 3 लाख है, उसके ऊपर अगर टैक्स लग रहा है वो आप ही पे करोगे, कोई और पर्सन आपके बिहाफ पर टैक्स पे नहीं करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि जिसको पे करना होता है वो अपना बर्डन किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट कर देता है। वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स द पर्सन हु पेज द टैक्स शिफ्ट्स द बर्डन टू द पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी। आजकल के टाइम पर जीएसटी लगाया जा रहा है। टैक्स पे करना होता है सेलर को, लेकिन पे कौन करता है? उसके बिहाफ पर बायर पे करता है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सेलर दे रहा है उसके बिहाफ पर जो पेमेंट करता है वो करता है कंज्यूमर, जो उस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। बिफोर 2017 जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके भी बहुत सारे पार्ट्स हुआ करते थे। वेरियस टैक्स और ड्यूटीज टैक्स होते थे, लाइक सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्सरसाइज ड्यूटी एंड एक्सेट्रा। बट फ्रॉम जुलाई 1st 2017 ऑल सच इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सबमर्ज। सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबमर्ज कर दिया गया, यानी जोड़ दिया गया एक ही टैक्स लॉ में, जिसका नाम है जीएसटी, द गुड्स एंड द सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। इसको स्टार्ट किया गया था जुलाई 1 को। उसके बाद यहाँ पर है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की ब्रीफ हिस्ट्री है इंडिया में। इन इंडिया जो सबसे पहला टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था सर जेम्स विल्सन के द्वारा इन 1860। वो इसलिए किया गया था क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे थे। वो मिलिट्री के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, डिफेंस गुड्स के ऊपर खर्च किया जाता है, वो नहीं कर पा रही थी। तो इन 1857 मिलिट्री इम्यूनिटी पर इसके अकाउंट पर गवर्नमेंट जो है लॉस बियर कर रही थी। तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए सर जेम्स विल्सन ने इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1860 में। उसके बाद 1886 में एक सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, पास किया गया। लेकिन इसका जो फोर्स अप था, इसको जो लागू किया गया वो तब 1917 में किया गया और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे टाइम टू टाइम। उसके बाद ही इसको लागू किया गया। उसके बाद आता है 1918 में जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है उसको फिर से पास किया गया। अगेन इसने जो है अनदर न्यू इनकम टैक्स को रिप्लेस कर दिया, जो कि 1922 में पास हुआ। दोबारा से पहले 1886 में किया गया था, तो लेकिन उसको लागू करा कब? 1917 पर। लेकिन फिर जब 1918 में किया गया दोबारा से पास, तब उसको दोबारा से रिप्लेस किया गया 1922 में। उसके बाद
जो इनकम टैक्स 1922 था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया था और उसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई थी, इतनी सारी अमेंडमेंट्स हुई थी तो उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है देयरफॉर रेफर्ड इट टू द लॉ कमीशन इन 1956। तो उन्होंने लॉ कमीशन को रेफ़र किया। तो उनके हिसाब से उन्होंने इसलिए ऐसा किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि जो टैक्स का प्रिवेंशन है या टैक्स का इवेजन है उसको प्रिवेंट किया जा सके और उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। सो जो लॉ कमीशन है उन्होंने भी रिपोर्ट सबमिट करी सितंबर 1958 में। बट इन द मीन टाइम उसी टाइम में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट किया। कि उन्होंने अपॉइंट इसलिए किया था कि जो भी मेजर्स हैं उनको वो सजेस्ट कर सकें कि किस तरह से प्रिवेंट किया जा सके इवेजन ऑफ टैक्स को और इनकन्वीनियंस जो भी उनको फेस करनी पड़ी हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। एसेसरीज को जो मेनली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एसेसरीज वो हैं जो पर्सन टैक्स को बाद में पे करेंगे। दिस कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। फिर इस कमेटी ने रिपोर्ट को सबमिट किया 1959 में। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ उनकी कंसल्टेशन हुई और उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पास किया गया। जब इनकम टैक्स 1961 को पास किया गया तो उस केस में पास तो हो गया, लेकिन इसका जो इफेक्ट है ये जब फोर्स में कब आया, 1 अप्रैल 1962। इस टाइम पर ये फोर्स में आया और इसमें पूरा का पूरा इंडिया जो है इंक्लूड था। पूरा इंडिया इसको अप्लाई कर रहा था। इसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड किया गया, सिक्किम स्टेट्स को भी। उसके बाद 1962 में बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई इसमें भी। और इस टाइम पर जो अमेंडमेंट्स की गई थी वो फाइनेंस एक्ट के द्वारा की गई थी। हर साल फाइनेंस एक्ट जो है इसमें अमेंडमेंट करता था। इसके अलावा और भी अमेंडमेंट्स की गई बाय द वेरियस अमेंडमेंट एक्ट, बहुत सारे वेरियस अमेंडमेंट एक्ट ने। फॉर इंस्टेंस जैसे टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1984 ने भी इसमें अमेंडमेंट की, डायरेक्ट टैक्सेस अमेंडमेंट एक्ट ने भी की 1987 वाले ने। उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेस लॉ अमेंडमेंट एक्ट्स ऑफ 1988 एंड 1989, डायरेक्ट टैक्स लॉ सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1989 एंड एट लास्ट जो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 1991। तो यहाँ पर भी अमेंडमेंट की गई फाइनेंस एक्ट के द्वारा 1992 एंड 1993 आर मोस्टली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जेलन कमेटी रिपोर्ट। इन कमेटी की रिपोर्ट के बेस्ड पर ही इन्होंने अमेंडमेंट्स की इनकम टैक्स के अंडर। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 उसको 1 अप्रैल में लाया गया था 1962 के टाइम पर। सो इनको भी बाद में अमेंड किया गया और बार बार इसको भी री अमेंड किया गया। अभी तक जो अमेंडमेंट है इनकम टैक्स में होती रहती है, एवरी ईयर होती है। सो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटीज़ हैं या जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी भी फेस करनी पड़ती हैं, बिकॉज हर बार जो है रेट भी चेंज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं न्यू प्रोविज़न ऐड हो जाता है। सो यहाँ पर दोनों तरफा जो है कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब मैंने अभी बताया था, वो टैक्स जिस पर्सन पर वो लायबल है, जो पर्सन लायबल है वो ही बियर करेगा, उसी पर ही सारा का सारा टैक्स बर्डन होगा। फिर है सेंट्रल टैक्स। अब इनकम टैक्स जो है इम्पोज किया जाता है और रिकवर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा का सारा इनकम टैक्स का पैसा रिकवर होता है, जाता है। टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब जो टैक्स लगाया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है टोटल इनकम की। टोटल इनकम क्या होती है? टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम को हम टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं। जो भी टोटल इनकम होगी उसी पर ही टैक्स को चार्ज किया जाएगा या कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट है टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है तो क्या होगा? आपका टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट तक टैक्स को एग्जेम्प्ट कर रखा है, यानी कहीं जैसे सीनियर सिटीजन के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। ये भी जो भी मैंने अभी लिखे हैं ABCD, इन सब के लिए क्राइटेरिया फिक्स्ड है कि इनको अगर इनकी इनकम इससे ज़्यादा होगी तो इनको टैक्स पे करना पड़ेगा, अदरवाइज इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। सो जो टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट है इनकम टैक्स की
वो इस असेसमेंट ईयर में क्या है, सबसे पहला सीनियर सिटीजन, फिर सुपर सीनियर सिटीजन, फर्म्स, कंपनी एंड लोकल बॉडी, अदर इंडिविजुअल्स। सीनियर सिटीजन के अंडर उन पर्सन्स को इंक्लूड किया जाता है जिनकी एज 60 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर्स से कम है, और इनके लिए जो इनकम लिमिट है वो है 3 लाख। उसके बाद सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन वो पर्सन्स हैं जिनकी 80 ईयर्स से ज़्यादा एज है और उनकी जो इनकम है वो 5 लाख है। फिर सी कंपनी, फर्म, इनके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। डी अदर इंडिविजुअल्स, HUF एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये पर्सन्स इनमें इंक्लूड किए जाते हैं और इनकी जो इनकम है वो 2,50,000 तक होनी चाहिए। अब देखो, अब जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, सीनियर सिटीजन, अगर इनकी इनकम 3 लाख है तो इनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनकी इनकम मान लीजिए 5 लाख है तो इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब टैक्स को कैलकुलेट करने का भी अलग मेथड होता है, वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर जो सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन, इसमें भी ऐसा है, इसकी एज कहाँ तक होनी चाहिए, 60 ईयर्स, बट नॉट मोर देन 80 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद सुपर सीनियर सिटीजन की 80 ईयर्स से मोर, ठीक है। अब इनकी इनकम अगर 5 लाख होगी तब इनको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इनकी इनकम 5 लाख से मोर है तो इनको टैक्स पे करना पड़ेगा, और टैक्स पे करने की जो भी प्रोसीजर है वो अलग तरीके से है, वो हम बाद में डिस्कस ज़रूर करेंगे। उसके बाद फर्म्स एंड कंपनी की बात कहें तो फर्म्स एंड कंपनी को कोई भी टैक्स लिमिट नहीं है, यानी यहाँ पर इनको कोई भी रिबेट नहीं है, या आप कह सकते हैं कि उनको कोई भी लिमिट नहीं दी। अगर वो 1 लाख रुपए भी अर्न कर रहे हैं तो भी उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, यहाँ पर उनको कोई भी रिलीफ नहीं है। उसके बाद आते हैं अदर इंडिविजुअल्स। अदर इंडिविजुअल्स, यहाँ पर अदर इंडिविजुअल्स में हम पर्सन्स भी आते हैं, ठीक है। कोई एसोसिएशन आती है, HUF आता है, HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। इनमें कोई भी पर्सन्स आ सकते हैं। अगर हमारी इनकम 2,50,000 है तो हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है, अगर 50,000 भी ज़्यादा है तो भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर टैक्स पे नहीं करना, यहाँ करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो भी इनकम बताई गई हैं, इनकम की लिमिट्स बताई गई हैं, ये जो लिमिट्स हैं ये एनुअल इनकम पर बेस्ड हैं, यानी पूरे साल की इनकम पर। पूरे साल अगर आपकी इस इनकम से ज़्यादा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। टैक्स जो है सेम रेट से नहीं लगाया जाता, अलग अलग रेट से लगाया जाता है। जिस तरह से पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है उसी तरह से इस टैक्स को लगाया जाता है। मिनिमम टैक्स रेट जो है वो 5% है और मैक्सिमम टैक्स रेट जो होता है वो 30% होता है। फर्म्स जो हैं वो इनकम जो भी फर्म्स की जो इनकम पर जो टैक्स लगता है वो 30 रेट से लगता है, 30% के रेट से। कंपनीज की इनकम पर अलग अलग तरीके से लगता है, 15%, 22%, 25% एंड 30%, जो भी उन पर एप्लीकेबल होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सरचार्ज। सरचार्ज इज इम्पोज्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। सरचार्ज वो चार्ज होता है जो कि इनकम टैक्स के बाद, यानी इनकम टैक्स जो आपने निकाला उसके ऊपर ही लगाया जाएगा। तो इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं या इनकम टैक्स जो आपका निकल कर आया उसके ऊपर जो और चार्ज लग रहा है या और टैक्स लग रहा है उसको हम कहेंगे सरचार्ज। अब यहाँ पर अलग अलग से फिर से रेट दे रखे हैं। इंडिविजुअल्स के लिए अलग हैं, फर्म्स के लिए अलग हैं और कंपनी के लिए अलग हैं। इंडिविजुअल्स में अगर जो 10% लगेगा, अगर किसी की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो 10% लगेगा। अगर किसी पर्सन की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है तो 15% लगेगा। फिर 25% तब लगेगा जब 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है, और 5 करोड़ से ज़्यादा होने पर 37% का टैक्स लगाया जाएगा।
नेक्स्ट है उसके बाद फर्म्स के लिए, तो 12% टैक्स लगाया जाएगा जिनकी इनकम, फर्म्स की इनकम 1 करोड़ रुपीज से ज़्यादा है। तो फॉर डोमेस्टिक कंपनी 7% टैक्स लगाया जाएगा अगर 1 करोड़ से ऊपर है, लेकिन अगर 10 करोड़ से कम है, ठीक है। और अगर 10 करोड़ से ऊपर चली गई तो 12% टैक्स लगेगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि जो भी अभी 3 कंडीशंस बताई गई हैं, इन 3 कंडीशंस में मार्जिनल रिलीफ का भी प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जितने भी असेसीज होते हैं यानी जो टैक्स पेवर होते हैं उनको, वो लायबल होते हैं हेल्थ और एजुकेशन सेस को पे करने के लिए अपना टोटल अमाउंट को। तो ये जो है 4% लगाया जाता है और इसमें भी सरचार्ज को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद है टैक्स बर्डन। टैक्स जो है एक तरीके से इम्पोज किया जाता है प्रोग्रेसिव रेट पर। तो सबसे ज़्यादा टैक्स बर्डन उन पर्सनस पर पड़ता है जिनकी इनकम ज़्यादा है या जो पर्सनस रिच हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें जो है ये जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकवर करता है। बाद में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो जो रिकवर करता है इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर काम करता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एलोकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। जो टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स होता है वो रिकवर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट ही अपने तरफ से एलोकेट करती है। और गवर्नमेंट जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कही जा रही है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी तरह का शेयर नहीं दिया जाता इनकम टैक्स रेवेन्यू में। और किन किन रेवेन्यू में नहीं दिया जाता, किस किस तरह का इनकम टैक्स नहीं दिया जाता, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। इनकम टैक्स अमाउंट रिकवर फ्रॉम कंपनीज, अगर किसी कंपनी से रिकवर हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट उसका हिस्सा नहीं बन सकती। अमाउंट ऑफ सरचार्ज, कोई सरचार्ज का अमाउंट है या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का अमाउंट है, तो इन 3 अमाउंट्स में या इन 3 रिवेन्यूज़ में स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी शेयर नहीं होता। तो आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।